हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर से क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे को आज की क्लास शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी कि सर आप प्रेपोजिशन के बारे में कुछ बात कीजिए। तो स्टूडेंट्स को मैंने प्रेपोजिशन के जॉइंट्स के बारे में एरर सॉल्विंग चैप्टर में बताया था कि हम प्रेपोजिशन के जॉइंट्स की जो एरर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसको हमेशा नो एरर, जब हमें लगे कि इसमें कोई एरर फाइंड आउट नहीं हो रही तो लास्ट पॉइंट के रूप में देखते हैं। तो चलिए आज हम प्रेपोजिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखें दोस्तों, जैसा कि 6th क्लास से लेकर +2 तक हर एक स्टूडेंट ने कभी ना कभी प्रेपोजिशंस के रूल्स स्टडी किए होते हैं। जैसे कि इनका यूज़ कहाँ होता है, एट का कहाँ, विद का कहाँ, ऑफ का कहाँ। मैंने आपको एकेडमिक स्टडी की तरह आपको एक एक प्रेपोजिशन पे बात नहीं करनी। मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है कि एग्जाम में ये किस प्रकार से प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, जॉइंट कैसे बनता है, फ्रेजल कैसे बनती है। ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक थीम जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है प्री पोजिशन। इसमें दो वर्ड हैं, एक तो प्री, नंबर 2 पोजिशन। पहले, प्री मैंने पहले, पोजिशन मैंने स्थान। अब मेन मुद्दा यह है किसके पहले स्थान, हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना किसके पहले। तो बुक ये कहती है कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन स्थापित करने के लिए जिन छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे इन, एट, ऑफ, विद। तो एक नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थान, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थान को बोलते हैं प्रीपोजिशन। उस पहले स्थान पर जो वर्ड लगते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखें, द बुक्स आर ऑन द टेबल। इसमें मेरे को दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो बुक्स और एक टेबल जो कि अंडरलाइन है। दोनों वर्ड नाउन है। दोनों वर्ड क्या है? नाउन है। इन दोनों वर्ड्स का आपस में रिलेशन स्थापित करने के लिए टेबल से पहले, द टेबल से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स हैं टेबल के ऊपर हैं। अगर यहाँ ऑन के स्थान पर अंडर लिखा होता तो इसका मतलब यह था कि जो बुक्स हैं टेबल के नीचे हैं। अगर यहाँ ऑन के स्थान पर एट लगा होता तो एट पास की स्थिति के लिए हम यूज करते हैं। जो बुक्स हैं टेबल के ऊपर न रखकर फिर पास रखी होती। तो इस प्रकार बुक्स और टेबल का, दोनों नाउन का आपस में रिलेशन स्थापित कौन कर रहे हैं? प्रेपोजिशन। जैसे ऑन, अंडर, एट। फिर देखें नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ही इज इन द रूम। मेरे को इसमें एक वर्ड, पहला वर्ड जो ही है प्रोनाउन नजर आ रहा है और जो रूम है वो नाउन है। अब इन दोनों के बीच, मतलब प्रोनाउन का नाउन से रिलेशन स्थापित करने के लिए जो वर्ड है वो है इन। इससे पता लगा कि ही रूम के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन, या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन, या एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन स्थापित करने वाले वर्ड्स को बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, इट इज वन ऑफ द पॉइंट्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेपोजिशन। इट इज नॉट होल एंड सोल। यह कंप्लीट रूल नहीं है अपने आप में। दोस्तों, जब हम प्रेपोजिशन के जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट में मैं इस रूल को फॉलो करता हूं। मेरे पास नाउन या प्रोनाउन दिया है और जॉइंट में जो प्रेपोजिशन होता है उसमें
जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसका रिलेशन स्थापित करना होता है पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से। प्रेपोजिशन के जॉइंट के मैंने आपको बोला था जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसका वर्ब से कुछ लेना देना नहीं होता। ये या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सब्जेक्ट फॉर्म के बाद या फिर वर्ब के बाद 3 स्थान पर आ सकते हैं। दोस्तों ये तो एक बहुत ही छोटा प्रकार है प्रेपोजिशन का। एक्चुअल में प्रेपोजिशन का यूज केवल नाउन या प्रोनाउन के साथ ही न होकर इसका यूज वर्ब और एडजेक्टिव के साथ भी होता है। वर्ब और एडजेक्टिव के साथ भी होता है। जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो वो प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब के रूप में गिना जाता है। वर्ब और प्रेपोजिशन मिलकर फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं। और वैसे ही जो एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन आता है, जिस एडजेक्टिव के साथ जो भी प्रेपोजिशन दिया है वो हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। जैसे टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ ही आएगा, जैसे एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम ही आएगा, डेट्रीमेंटल के साथ हमेशा टू आता है, बैंक के साथ हमेशा ऑन या अपॉन आता है, डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन आता है। तो जब कभी वर्ब और एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन आता है वो फिक्स प्रेपोजिशन होता है, उनमें वो सभी रूल्स नहीं लगते। कौन से वाले? जैसे अंदर की स्थिति के लिए ऑन आएगा, जैसे मैंने कहा जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु का हिस्सा है तो ऑफ लगाते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करने पर विद लगाते हैं। ये जितने भी हम छोटी क्लासेस में एकेडमिक स्टडी में प्रेपोजिशन के रूल्स सीखते हैं, समय से पहले एट आता है, तो वो सारे रूल्स नाउन या प्रोनाउन का अन्य नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन स्थापित करते वक्त ही अप्लाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सारे रूल्स आपको जब हम हाउ टू सॉल्व एरर की अभी मैं आपको रिलेटेड टू प्रेपोजिशन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ये सारे रूल्स मैंने आपको नेचुरल बताने की कोशिश करने हैं, ना कि मैंने आपको पहले इन का यूज़, फिर एट का यूज़, फिर विद का यूज़, इनको अलग अलग मैंने नहीं करवाना। ये नेचुरल तरीके से करवाने का प्रयास मैं आपको रखूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा वर्ब से और एडजेक्टिव से रिलेटेड जो प्रेपोजिशन है कम से कम 300 मैं आपको याद करवा दूँ। इट मे बी 400, इट मे बी 500, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मेरा कितना साथ देते हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बात और, मैं आपको वो वर्ड्स भी करवाऊंगा जिनके साथ किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, और क्यों नहीं होता ये भी बताऊंगा। जैसे प्रोसीड के साथ बिफोर नहीं आता, सक्सीड के साथ आफ्टर नहीं आता, कॉम्बैट के साथ विद नहीं आता, एंटर के साथ इनटू नहीं आता। क्यों नहीं आता ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रकृति एक जैसी है, जैसे कि अलग होने के लिए जो वर्ब आती हैं उनके साथ फ्रॉम लिखते हैं, हानिकारक वर्ड के साथ जैसे हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हमेशा इनके साथ टू का यूज करते हैं। तो कुछ एक जैसी प्रकृति वाले वर्ड्स के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती हैं उन पर भी मैं बात करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप इसमें पूरा साथ देंगे। हर एक प्रेपोजिशन अपने आप में ग्रामर का रूल होती है। ग्रामर के सभी रूल्स एक तरफ और प्रेपोजिशंस के सभी रूल्स एक तरफ, इतनी वाइड है। बट मैंने आपको जो आज तक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल रिवाइज करवा देने हैं। उम्मीद है कि उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये डिपेंड करता है आपके फेथ पर। दोस्तों 1 मिनट का टाइम है, आप जो बोर्ड पे प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन का अन्य नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रेपोजिशंस, एक जैसी प्रकृति वाले वर्ड्स लिखवाने जा रहा हूं और याद करवाने जा रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ रहा हूं, देखना, लिखना हानिकारक वाले वर्ड्स।
मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवाने जा रहा हूँ जिनका मीनिंग सेम होता है और जिनके साथ अक्सर सेम प्रेपोजिशन आती है, जिसमें आपको ताकि कभी गेस भी करना हो तो आपको दिक्कत ना आए। अगर याद हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली आपको कोई मार्क नहीं दे सकता। एक आधा वर्ड को ऐसा हो कि आपने कभी नया पढ़ा हो और मीनिंग आपको उसका आता हो तो आप उसको कर सकते हैं। नोट करें, पहला वर्ड है हार्मफुल। साथ के साथ आपने नोट करना है, ठीक है। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक। फिर नोट करें डेट्रीमेंटल, मैंने होता है हानिकारक या हार्मफुल। डेट्रीमेंटल। फिर है परनीशियस, हानिकारक, नुकसानदायक। परनीशियस, हानिकारक या नुकसानदायक। इंजरियस क्या होता है? हार्मफुल। अक्सर ये सिगरेट पीने वाले इसको अच्छी तरह जानते हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। बेनफुल क्या होता है? बेनफुल हानिकारक, नुकसानदायक, डरावने के लिए भी यूज करते हैं। डिजास्ट्रस विनाशकारी। एक बार फिर से आप सभी मिलकर इसको बोलें। पहला वर्ड है हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, परनीशियस, इंजरियस, बेनफुल, डिजास्ट्रस। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठे। आप ये सोचें कि हमने याद करके जाना है, ठीक है ना। काफ़ी वर्ड्स आपको क्लास में याद हो जाने, घर पे भी रिवाइज करना है, तो मेरी इच्छा है मैं ही आपको रिवाइज करूँ। पहला वर्ड क्या है? हार्मफुल। और जो बोलने में शर्म करेंगे वो कैसे सीख पाएंगे? डेट्रीमेंटल, परनीशियस, इंजरियस, बेनफुल, डिजास्ट्रस। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है हानिकारक या विनाशकारी या नुकसानदायक। इन सभी के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है। इन सभी वर्ड्स के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। पहला वर्ड कौन सा है? हार्मफुल, फिर डेट्रीमेंटल, परनीशियस, इंजरियस, बेनफुल, डिजास्ट्रस। अब आप इसको ऐसे बोलेंगे, हार्मफुल टू, डेट्रीमेंटल टू, परनीशियस, इंजरियस, बेनफुल टू, डिजास्ट्रस टू, सबके साथ टू लगाकर, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, नोट करना। देखने का मीनिंग, देखने का मीनिंग। पहला वर्ड लिखें लुक। लुक मैंने देखना, सी मैंने भी देखना। ग्लेयर, ग्लेयर मैंने नाराजगी से देखना। मैं आपको बता दूं, इन सभी वर्ड्स के साथ एट लगता है, और जो ग्लेयर है ना, जैसे लुक एट देखना, सी एट देखना, ग्लेयर एट, एट लगने पर इसका मीनिंग होगा नाराजगी से देखना। नोट कर लें, ग्लेयर एट, नाराजगी से देखना। कर लिया नोट? गेज, गेज के साथ जब एड लगता है इसका मतलब होता है निहारना या टकटकी लगाकर किसी चीज को देखना, या तो निहारना या फिर टकटकी लगाकर किसी चीज को देखना। ग्लैंस, ग्लैंस झलकी, किसी की झलक के लिए, एक झलक देखने के लिए ग्लैंस वर्ड यूज करते हैं।
आई के साथ भी एट आता है, देखना। पर यूज, ये बहुत अच्छा वर्ड है। डॉक्टर हमें जब मेडिसिन देते हैं तो क्या बोलता है, पर यूज करने से पहले इसको एक बार एग्जामिन कर लेना, अवलोकन कर लेना। एग्जामिन करना या अवलोकन करना, पर यूज। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हो गए? पहला वर्ड क्या है? लुक, सी, ग्लेयर एट का मतलब नाराजगी से देखना, गेज एट का मतलब निहारना, ग्लैंस के साथ एट आता है तो इसका मतलब एक झलक, आई के साथ एट देखना, पर यूज के साथ एट एग्जामिन करते हुए देखना। इन सभी वर्ड्स के साथ हमेशा एट का यूज करते हैं तो इनका मीनिंग होता है देखना। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने आपको उसका मीनिंग भी लिखवाया, ग्लेयर एट, गेज एट, पर यूज एट। ठीक है, एक बार फिर सारे पीछे बोलेंगे। पहला वर्ड क्या है? लुक, सी, ग्लेयर एट, गेज एट, ग्लेंस एट। देखें तीनों जी से स्टार्ट है, ग्लेयर एट, गेज एट, ग्लेंस एट। आई एट और परयूज एट, एग्जामिन करते हुए देखना। ये देखने वाले वर्ड हैं जिनका मीनिंग देखना है, इन सब के साथ एट का यूज करना। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूंगा। लुक एट, सी एट, ग्लेयर एट, गेज एट, ग्लेंस एट, आई एट, परयूज एट। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। हंसाने वाले वर्ड्स नोट कीजिए, हंसाने वाले वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं? लाफ, स्माइल, कर लिया नोट? चकल, मुंह बंद करके हंसना, ग्रीन, ब्रॉड स्माइल के लिए यूज करते हैं, स्निगर, दबी हुई हंसी, स्निकर, दबी हुई हंसी, स्मिर्क, अनप्लीजेंट प्रकार की हंसी, किसी की मुद्रा स्थिति पर जब हम हंसते हैं तो उसको बोलते हैं स्मिर्क। सिंपर, ये भी उपहास करने वाली हंसी होती है, मॉक और जियर। मॉक के साथ एट लगता है, जियर के साथ एट लगता है तो इसका मीनिंग होता है किसी का उपहास करने वाली हंसी। जियर का मतलब भी यही होता है। ठीक है, इन सभी वर्ड्स के साथ दोस्तों अक्सर एट का ही यूज करते हैं। किसका? एट। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा और इसके कुछ कोड भी बताना चाहूँगा आपको, जिन स्टूडेंट्स ने, हो सकता है चकल है, ग्रीन है, स्नीकर है, स्नीकर है, स्मिर है, सिंपर है, हो सकता है पहली बार वर्ड सुने हो, बिकॉज वर्ड पावर सभी स्टूडेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। हाँ जी, चकल को आप ऐसे याद कर सकते हो। पंजाबी लोग हैं क्या आप में? कौन कौन है? हाथ खड़ा करेंगे। चक ले, चकले का मतलब समझते ना, उठा लेना। चकले उनको जो मुंह बंद करके हंसते हैं, चकले उनको जो मुंह बंद करके हंसते हैं। नोट कर लीजिए, याद रहना जरूरी है। किस मेथड से याद रहता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चकले उनको जो मुंह बंद करके हंसते हैं। सेकेंड वर्ड क्या है? ग्रीन। लिखो,
हिंदी में लिखना ग्रीन, GREEN मत लिखना, हिंदी में ग्रीन और छोटी की मात्रा। ग्रीन चीजों को देखकर उसने ब्रॉड स्माइल, विस्तृत स्माइल, एक तो स्माइल होता है ना हल्की सी ऐसे देखें, ये पूरी ब्रॉड स्माइल, हंसना नहीं है, स्माइल, स्माइल ज्यादा वाली। ग्रीन चीजों को देखकर वह ब्रॉड स्माइल देती है या देता है। ठीक है, आगे चले। सनीगर, देखिए सनी, सनी देओल की बात कर रहा हूं। सनी अगर हंसता है, सनी अगर दो वर्ड है ना, सनी अगर हंसता है तो कैसे हंसता है? दबी हुई हंसी ऐसे। सनी अगर हंसता है तो कैसे हंसता है? दबी हुई हंसी। आगे चले। सन्नीकर, तो सन्नी निकर पहनते छोटे बच्चे, पहनते हैं ना, पहले पुलिस वाले भी पहनते थे, आजकल तो पैंट शुरू कर दी। सन्नी निकर को देखकर दबी हुई हंसी में हंसता है। सन्नी निकर को देखकर दबी हुई हंसी में हंसता है। स्मिर्क, इसमें एक वर्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे को, स्मिर्क। समीर के पास कोई जाता है ना तो उनको देखकर उनकी मुद्रा स्थिति पर एक अनप्लीजेंट रूप से हंसता है। मतलब जब किसी का मजाक उड़ाने के सेंस में हम हंसते हैं ना, तो समीर के पास जाने पर वह अनप्लीजेंट प्रकार की मुद्रा स्थिति पर हंसता है। मतलब समीर के पास कोई भी जाता है तो उसको देखकर हंसता है ताकि उसका उपहास हो सके। सिम पर, आप लिखे सिम लेने पर, सिम लेते हैं ना जियो की, एयरटेल की, सिम लेने पर वह मुझ पर हंसने लगा। सिम लेने पर वह मुझ पर हंसने लगा। मॉक एट, मॉक टेस्ट के नाम पर वह मुझ पर हंसने लगा। जियर एट, हंसना। फिर सुने, पीछे बोलना। पहला वर्ड क्या है? लाफ, स्माइल, चकल, ग्रीन, सनीगर, सनीकर, सनीगर सनीकर दोनों एक जैसे वर्ड आपको जल्दी याद हो जाएंगे। स्मिर्क, सिम्पर, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, समीर और सिम्पर एक साथ, समीर सिम लेने पर। ठीक है। मॉक और जियर, इन सभी वर्ड्स के बाद अक्सर एट आता है। क्या आता है? एट। देखें, एक वर्ड है स्माइल ऑन। स्माइल के साथ एट का मतलब होता है मुस्कुराना या हंसना, बट जब स्माइल के बाद ऑन आता है तो आगे फेट आता है, FATE, फेट। इसको सॉरी, फेट के बाद स्माइल ऑन आता है। फेट स्माइल्स ऑन एवरी पर्सन, मतलब भाग्य जब मेहरबान होता है ना तो उस मेहरबान के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, स्माइल ऑन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फेट स्माइल्स ऑन मी, भाग्य मेरे पर मेहरबान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्माइल के साथ एट, हंसना, ऑन आने पर हमेशा फेट या भाग्य मेहरबान होगा, होना, ये मीनिंग होगा। आगे चलें। अब लिखना भरा होना। भरा होना वाले वर्ड्स हैं ये। जैसे पहला वर्ड है बिसेट। बिसेट, इसमें जो वर्ड आएंगे वो भरा होना या घिरा होना, दोनों प्रकार के वर्ड होंगे। या सराउंडेड, इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड का मतलब होता है इन्फेस्टेड विद, भरा होना। जैसे गोडाउन इज इन्फेस्टेड विद रैट्स, गोडाउन चूहों से भरा हुआ है। इज इन्फेस्टेड विद, भरा हुआ है। ठीक है।
एज एडजेक्टिव यूज करते हैं इस वर्ड को। फिर है स्वैम्प्ड विथ। अक्सर स्वैम्प्ड वर्ड का यूज करते हैं जब कोई चीज दलदल, गारे या पानी से भरी हो, दलदल टाइप होती है ना। मार्श, MARSH, मार्श। तो ऐसी चीजों से भरा होने के लिए स्वैम्प्ड वर्ड का यूज करते हैं। इसके साथ भी हमेशा विद आता है। टीम, टीम के साथ विद आने पर इसका मतलब लबालब भरा होना। जैसे एक गिलास है, गिलास बिल्कुल ऊपर तक भर दिया जाता है, थोड़ा हिलाने पर भी पानी उसमें गिरने लगता है, तो वो लबालब उसको बोलते हैं, लबालब भरा होना। दोस्तों इन सभी वर्ड्स के साथ अक्सर हम यूज करते हैं विद का। बट इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। पहला वर्ड बिसेट है। बिसेट का मतलब होता है इसका भरे होने या घिरे होने के सेंस में। सराउंडेड, किसी, जैसे पुलिस ने चोरों को चारों तरफ से घेर लिया, वो वाला घेरना। तो इसका जो सिनोनिमस वर्ड होता है सराउंडेड, सराउंडेड के साथ दोनों प्रेपोजिशन सही होती है, बाय भी आता है और विद भी आता है। बट बिसेट के साथ हमेशा विद ही आएगा, आप नोट कर लेना। सराउंडेड के साथ बाय भी, विद भी, ठीक है। इसमें बिसेट के साथ केवल विद आता है, सराउंडेड के साथ बाय भी और विद भी दोनों आते हैं। आगे चलें। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक वर्ड है फुल ऑफ। फुल के साथ हमेशा ऑफ आता है, क्योंकि इसका मीनिंग भी क्या है, भरा होना, बट इसका एक्सेप्शन है, अपवाद। परंतु इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेना, फील्ड, FILLED, फील्ड, FILL या LLED, फील्ड के साथ हमेशा विद आता है। इस मैंने लिखा कि द बकेट इज फिल्ड डैश वाटर, तो फील्ड विद वाटर आएगा, फील्ड विद। जैसे मैंने आपको लिखवाया फुल ऑफ, वैसे ही नोट करना हाफ ऑफ। फुल के साथ भी ऑफ आता है और हाफ के साथ भी ऑफ आता है, HALF, हाफ ऑफ। फुल और हाफ दोनों के साथ ऑफ प्रेपोजिशन ही आती है, ठीक है। दोस्तों एक वर्ड और आपको लिखवाना चाहूंगा इसमें, अबाउंड, ABOUND, अबाउंड के साथ हमेशा इन आता है, अबाउंड इन, उसका मीनिंग भी होता है भरा होना। अब मैंने भरा होना के आपको वर्ड जो लिखवाए, बेसेट, इन्फेस्टेड, स्वैम्प्ड, टीम्ड, फुल ऑफ, फिल्ड विद, अबाउंड इन। क्योंकि अबाउंड इन का मतलब भी भरा है, बट उसके साथ हमेशा इन आता है, फुल के साथ ऑफ आता है, बाकी स्वैम्प्ड, टीम, इन्फेस्टेड के साथ हमेशा विद आता है, ठीक है। पीछे बोलेंगे एक बार आप सभी। बिसेट का दूसरा नाम क्या होता है, सराउंडेड। बिसेट के साथ विद और सराउंडेड के साथ बाय भी सही, विद भी सही। इन्फेस्टेड के साथ विद। स्वैम्प्ड विद का मतलब दलदल से भरा होना। टीम विद का मतलब फुल, लबालब भरा होना। फील्ड विद, भरा होना। फुल के साथ ऑफ, हाफ के साथ ऑफ, अबाउंड के साथ इन, ठीक है। नेक्स्ट नोट करना, लाभदायक वाले वर्ड, लाभदायक वाले वर्ड्स। पहला वर्ड है बेनिफिशियल। जो लाभदायक वाले वर्ड होते हैं ना, उन सभी के साथ अक्सर टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। बेनिफिशियल टू, कंड्यूसिव, लाभदायक टू, ल्यूक्रेटिव टू, लाभदायक, प्रॉफिटेबल टू। दोस्तों ये वर्ड्स हैं बेनिफिशियल टू, कंड्यूसिव टू, इसका मीनिंग भी होता है प्रॉफिटेबल या लाभदायक। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, इसका मीनिंग भी होता है प्रॉफिटेबल या लाभदायक।
प्रॉफिटेबल तो फिर है ही लाभदायक। इन सब के साथ अक्सर टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने कहा योगा इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, योगा हमारी हेल्थ के लिए कंड्यूसिव है। आप लाइन ऐसे याद करो ना, योगा इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। जब भी कंड्यूसिव याद करना तो योगा आपको याद आना चाहिए, ताकि आपको ये फिक्स वर्ड याद रहे। एक वर्ड हो सकता है भूल जाए, बट लाइन बोलना इम्पॉसिबल है। फिर लुक्रेटिव, लुक रे, टीवी पे तो लाभदायक चीजें बता रहे हैं। लुक रे, लुक मैंने देखना, याद करने का तरीका है। जिनको ये वर्ड नहीं आता वो लिख सकते हैं। लुक रे, टीवी पर तो प्रॉफिटेबल चीजें दिखा रहे हैं, बेनिफिशियल चीजें दिखा रहे हैं। लुक रे, टीवी पर तो बताया कि योगा तो कंड्यूसिव है हेल्थ के लिए। एनी हाउ यू हैव टू लव, इट शुड बी डेफिनेटली इन योर माइंड, माइंड में आना चाहिए। लुक्रेटिव का मतलब लाभदायक, टू आएगा। बोले इसको एक बार, बेनिफिशियल टू, कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव याद आती है योगा वाला लाइन याद करनी है। लुक्रेटिव, लुक्रे टीवी पे तो लाभदायक चीजें दिखा रहे हैं, टू प्रॉफिटेबल टू। कर लिया नोट, आगे चलें। कंपैरेटिव वाले वर्ड्स दोस्तों मैंने आपको बेसिक में भी लिखवाए थे वर्ड्स, कंपैरेटिव वाले वर्ड्स, फिर एक बार फिर नोट कर लीजिए। हेडिंग नोट कर ली, जूनियर टू, सीनियर टू, नोट करें। जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू। सुपीरियर का मतलब होता है दूसरों से अच्छा फील करना, इंफीरियर का मतलब दूसरों से अपने आप को कम आंकना। प्रायर मतलब पहले वाला, प्राथमिकता के लिए आता है। एंटीरियर पहले वाला, आपने एएम और पीएम सुना होगा, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, है ना, वो है एंट और पोस्ट। एंटीरियर का मतलब पहले वाला, पोस्टीरियर का मतलब बाद वाला। दोस्तों इन सभी के साथ जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टू ही आता है, तो आपने याद रखना है जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंट का मतलब होता है पहले वाला, बिफोर, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला। तो ये वर्ड्स मैंने आपको पहले भी लिखवाए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। पीछे बोलना, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर। देखिए जो स्टूडेंट तो अपने आप को ये मानकर बैठे कि मैंने सीखना है और मैं एक छोटा बच्चा हूं, वो तो डेफिनेटली सीख कर जाएगा। कुछ लोगों की ईगो बीच में आ जाती है कि नहीं हम तो बड़े, हम पीछे क्यों बोले। भैया वैसे लोग कम ही कामयाब होते हैं, जो मैं सोचता हूँ। जो इंजॉय करने के सेंस में बैठते हैं ना कि हमने तो जी इंजॉय करना, खूब मजा आता है उसको। सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनके साथ हमेशा टू आता है। नोट करना, कुशल या दक्ष वाले वर्ड्स, कुशल या दक्ष वाले वर्ड्स, इंजॉय करने की कोशिश करें। ये एक जैसा कलेक्शन बड़ा मुश्किल से हम लोगों ने इसको अलग अलग कंपटीशन से फाइंड आउट करके तैयार किया है। आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिले, प्रेपोजिशन पे आपकी कमांड हो। मैंने आपको वो रूल्स वाले नहीं करवाने, आप देखना मैंने आपको भी काफ़ी प्रेपोजिशन बतानी है। रूल्स वाले तो अपने आप ही हो जाएंगे। जो फिक्स इंपॉर्टेंट है ना, जो आते ही हैं एग्जाम में, मैंने आपको वो याद करवाना है, ठीक है। जैसे अडेप्ट, अडेप्ट के साथ हमेशा क्या आता है, इन, ओके। अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, अकॉम्प्लिश, एक्यूरेट, बताएं क्या आता है। इन सभी वर्ड के साथ आता है इन। अडेप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन,
accomplished in, accurate in, correct in। दक्ष या कुशल, जिसे स्किल्ड है वो भी लिख सकते हो, स्किल्ड के साथ इन आता है, स्किल्ड इन दिस वर्क। अडेप्ट इन कुशल, प्रोफिशिएंट इन कुशल या दक्ष, accomplished इन कुशल या दक्ष, accurate इन दिस वर्क, करेक्ट इन दिस वर्क। दोस्तों इसमें एक वर्ड में आपको वेरी इंपॉर्टेंट है वो लिखवाना चाहूंगा, गुड के साथ हमेशा एट आता है, इन नहीं आता, नोट कर लेना। ही इज गुड एट इंग्लिश, इन इंग्लिश एरर है, क्योंकि ये इडियम बनता है जिसका मीनिंग है दक्ष या कुशल या स्किल्ड, ठीक है। और वीक, WEAK, वीक कमजोर, वीक के साथ भी हमेशा एट आता है। गुड और वीक के साथ हमेशा एट यूज करते हैं, हालांकि गुड एट का मीनिंग भी स्किल्ड या दक्ष होता है, बट ये इसका एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है। आगे चलें, एक बार फिर से इसमें आप देखें, तीन तो ए वाले हैं, अडेप्ट इन, अकॉम्प्लिश्ड इन, एक्यूरेट इन, फिर सी वाला करेक्ट, फिर लास्ट में पी वाला याद करें प्रोफिशिएंट। फिर है निष्कर्ष वाले वर्ड, निष्कर्ष वाले वर्ड या जिनसे हमें कुछ पता लगता है, ठीक है। जैसे पहला है इन्फो, इन्फो के साथ हमेशा हमेशा और हमेशा फ्रॉम ही आता है। इन्फर फ्रॉम किसी से कुछ पता लगना, कंक्लूजन पता लगना, निष्कर्ष पता लगना, कोई भी चीज फैक्ट पता लगना। फिर है डेड्यूस, डेड्यूस का मतलब ये होता है कि किसी निष्कर्ष का को पेश करना या पता लगाना, कंक्लूजन पता लगाना। फिर होता है कंक्लूड, ये सभी जानते हैं, कॉमन वर्ड है कंक्लूड, कंक्लूजन से बना है। फिर है डिराइव, ड्राइव फ्रॉम, किसी चीज से कुछ पता लगना, ठीक है। तो दोस्तों ये है निष्कर्ष वाले वर्ड, इन्फर फ्रॉम, डेड्यूस फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, इनके साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये थे पता लगाने वाले या निष्कर्ष वाले वर्ड, नोट कर लेना। इन्फर फ्रॉम, डेड्यूस फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, किसी से कुछ पता लगाना, ठीक है। इन्फर फ्रॉम, पीछे बोले, डेड्यूस फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, ये है पता लगाने वाले वर्ड्स। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। फिर है रोकने वाले वर्ड्स। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अगर प्रेपोजिशन पूछी गई हो और इसमें से एक वर्ड नया आया हो। प्रोहिबिट, किसी काम से रोकना, प्रिवेंट, किसी काम से मना करना या रोकना। देखिए प्रोटेक्ट, किसी से बचाना, है ना, नोट करें। प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, कर ली नोट। प्रिजर्व फ्रॉम, बचाना है, सुरक्षित करना, मतलब खराब होने से रोकना, खत्म होने से रोकना। प्रिजर्व फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, डिपार फ्रॉम, मना करना है, रोकना। डिसिस्ट फ्रॉम, सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्रेन और एब्सटेन। दोस्तों इन सभी वर्ड्स के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज होता है। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, सभी पीछे बोलेंगे। प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रोहिबिट मैंने रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रिजर्व फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम,
अब दोस्तों जैसे प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, एस्केप, तीनों एक सेंस में, एक ही सांस में भी याद कर सकते हो, तीनों का सेम मीनिंग बिल्कुल। डिबार फ्रॉम, डिसिस्ट फ्रॉम, दोनों डी ई से स्टार्ट होते हैं। रिफ्रेन और एब्सटेन फ्रॉम, इन सभी वर्ड्स के साथ अक्सर फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक दो नई चीजें और भी हैं, जैसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बताता हूँ। सबका ध्यान फिर बोर्ड पे होना चाहिए एक बार, जो भी मैं बताऊंगा। जिन्हें नोट करना है, जो रह गया वो नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? देखिए देखिए, एक वर्ड होता है रिफ्रेन फ्रॉम, जिसका मीनिंग होता है एस्च्यू। होता है एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना या अवॉइड करना, बचना। एस्च्यू के अंदर फ्रॉम है। रिफ्रेन फ्रॉम का मीनिंग होता है परहेज करना या बचना, अवॉइड करना। जो एस्च्यू वर्ड है, इसके अंदर वर्ड है रिफ्रेन फ्रॉम। जैसे एंटर के अंदर क्या था? कम इनटू। वैसे ही एस्च्यू के अंदर रिफ्रेन फ्रॉम वर्ड है। तो एस्च्यू के साथ कभी भूलकर भी कोई प्रेपोजिशन मत लगाना, क्योंकि इसके अंदर तो फ्रॉम ऑलरेडी है। ठीक है, एस्च्यू के अंदर फ्रॉम होता है, इसलिए एस्च्यू के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। क्रॉस का मतलब है ये नहीं कि एस्च्यू गलत है, इसका मीनिंग है इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। ठीक है, फिर है जो रिफ्रेन होता है ना, रिफ्रेन का मतलब भी होता है परहेज करना, और एब्सटेन का मतलब भी होता है परहेज करना। परंतु जब शॉर्ट टर्म के लिए हम परहेज करते हैं तो रिफ्रेन फ्रॉम का यूज करते हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए हम परहेज करते हैं तो हम एब्सटेन फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जो रिफ्रेन फ्रॉम है, जैसे सपोज कीजिए आप शादी में गए हो, कोई आपका बहुत ही अच्छा जानकर वहाँ है जिसके सामने आप कुछ खा पी नहीं सकते, तो आपने कहा चलो आज तो इससे परहेज ही करते हैं। ठीक है, पर एक वो उस टाइम आपने परमानेंट परहेज नहीं किया उस टाइम के, अब इनके सामने तो ये चीज़ नहीं खाएंगे। एक आपने कहा नहीं ये तो खाएंगे नहीं, ठीक है, वो है एब्सटेन। जब डॉक्टर या कोई एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है ना कि आपको खाने पीने में परहेज करना है, तो अक्सर एब्सटेन वर्ड का यूज करते हैं। जब कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट एडवाइस करता है कि आपको ये खाना है और ये नहीं खाना, तो नहीं खाना मीन्स परहेज करवाता है जिन चीज़ों से, तो वो एब्सटेन वर्ड का यूज करता है, रिफ्रेन वर्ड का यूज नहीं करता। जैसे डॉक्टर कहता है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम सॉल्ट, आपको नमक से परहेज करना है। तो शुगर वालों को बोलता है यू शुड एब्सटेन फ्रॉम शुगर। ठीक है, तो इनसे परहेज करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। इसमें एक वर्ड और है रिसिस्ट। रिसिस्ट वर्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, इसके अंदर भी फ्रॉम प्रेपोजिशन होता है। तो इसमें मैंने आपको दो बहुत ही अच्छे वर्ड लिखवाए, एक तो रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब एस्च्यू, एस्च्यू के अंदर फ्रॉम है, और एक रिसिस्ट के अंदर फ्रॉम है, इनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। और थर्ड ऐसा और नोट कर लेना, स्टॉप। स्टॉप के साथ कभी फ्रॉम नहीं आता और कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। स्टॉप के बाद हमेशा डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म का यूज मैंने आपको बताया था, एग्जाम में दिया जाता है ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। स्टॉप के साथ मी फ्रॉम नहीं आएगा, ही स्टॉप मी डूइंग दिस वर्क। तो इसलिए स्टॉप, एस्च्यू और असिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है।